गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक है? अच्छा चल रहा है। हाँ, तो आज हम लोग चल रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बेटा, आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं और इसमें बड़ा मोजा आएगा। मोजा समझते हो ना? हाँ, समझते हैं सर, मोजा तो आएगा ही आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोजे वाले चैप्टर को। मोजा के साथ साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग मार्कर ले लें, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोजे वाला चैप्टर। मोजे वाला चैप्टर मतलब मज़े वाला चैप्टर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सर चैप्टर नेशनल इनकम है ना? बेटे नेशनल इनकम है, लेकिन उसी से थोड़ा सा पहले हैं हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा ना? नहीं समझे बात को? जब तक हम कुछ चीज़ें नहीं जानेंगे, कुछ चीज़ें नहीं समझेंगे, तो क्या हमको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें होती भी हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय? असल में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए ना। तो देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब कुछ है नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी असल में डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब क्या होता है? मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, टेंशन मतलब सब कुछ। फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब मैं एक चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी हम थोड़ा सा इसको ना ऊपर इसको मिटा देते हैं, ये इतना मिटाते हैं, बनाते हैं। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये क्या है बेटे? सर ये तो इंडिया बना रहे हैं आप। हाँ, बस समझ गए तुम लोग, ये इंडिया है। सर ऐसे नहीं, ऐसे होता है ना बेटे, समझ जाओ कि इंडिया है। क्या लिख दिया मैंने? INDIA, है ना? देखो, अब देखो यहाँ पर क्या होगा? अंडमान निकोबार होता है। हाँ सर, अंडमान निकोबार होता है यहाँ पे। तो इंडिया के अंदर जितना भी, ये समुद्र भी अपना होगा सर, यहाँ पे समुद्र भी अपना। यहाँ पर सर श्रीलंका है बेटे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीलंका की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ मैं? जितना भी अपना कंट्री है, जहाँ तक समुद्र में जहाँ तक अपना है, वो इंडियन टेरिटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडियन टेरिटरी। ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, इसको पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बोलते हैं। जहाँ तक अपना एरिया है बेटे, अपना एरिया यहाँ तक है, यहाँ तक है ना, तो इसको पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बोलेंगे। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब होता है जहाँ तक अपना एरिया होगा। सर ये समुद्र से यहाँ तक का अंडमान निकोबार भी कवर अप करेंगे हम लोग। हाँ बेटे, वहाँ तक जहाँ तक अपना है उसको बोलेंगे क्या? ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, है ना? तो ये जितने कंट्री के जितना भी एरिया होगा कवर अप करेगा, उसको बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखो बेटा, कुछ चीज़ें मैं गौरव करना चाहता हूँ। यहाँ पर दिल्ली है, मालूम है आपको? दिल्ली यहीं पर है। हाँ, ये पता है, ये एम्बेसीज का जगह होता है, एम्बेसीज के लिए होता है। यानी कि फॉरेन के जो बंदे होते हैं ना, फॉरेन के जो हर एक देश के बंदे यहीं पर होते हैं। बात समझ में आया? हर एक देश के बंदे यहीं पर आकर के ठहरते हैं, रहते हैं। ये उनको दे दिया जाता है कि ये आपका एरिया है, आपके एरिया में हम कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसे समझो, फॉरेन एम्बेसीज का मतलब आपको पाकिस्तान का वीज़ा वगैरह लेना है तो फॉरेन एम्बेसीज में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, सारा का सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। सपोज़ दैट ये पाकिस्तान में अपना एम्बेसीज है ना, तो अब यहाँ पर हमको आने के लिए यहाँ से वीज़ा वगैरह बनवा के लेके जाएंगे, तो हम पहले इनसे संपर्क करेंगे, इनको अपना नाम पता सब कुछ देंगे। ये पता है पाकिस्तान में ये अपना जगह होता है, ये अपना एरिया होता है। ये 2-3 घर का बना करके दे देते हैं, 2-3 कोठरी का बना कर दे देते हैं। हालांकि सुरक्षाएं एकदम मुहैया अपने देश के भी सैनिक जा कर के कर सकते हैं, और यहाँ की सैनिक की तो जिम्मेदारी होती ही है, और ये आकर के प्रोटेक्ट करेगा। भाई हर एक देश के अपने देश में रहते होंगे, हर एक देश के अपने देश में रहते हैं। कहने का मतलब एम्बेसीज, अगर सपोज दैट चाइना में भी हमारे देश के होंगे, चाइना के भी यहाँ पे होंगे, अमेरिका के भी यहाँ पे हैं, पाकिस्तान के भी हैं, जापान के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, हर देश के बंदे आकर के यहाँ पर रहते हैं। सर सबको जगह मिलता है? हाँ बेटे, सबको। एम्बेसीज एरिया में चले जाओगे ना दिल्ली में, NCR में, तो वहाँ पर तुमको मिल जाएंगे वो।
हालांकि आप प्रवेश नहीं कर पाओगे इनके जगह पे, इनके यहाँ बहुत ही रिस्ट्रिक्शन के साथ होता है प्रवेश करना। इनके यहाँ जल्दी कोई, जिसको बोलते हो तुम लोग दूतावास, हाँ बेटे दूतावास ही बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर किसी देश ने, सपोज दैट हमारे देश के भी यहाँ पे हैं, क्यों रखते हैं सर, ऐसे क्यों रखा जाता है एम्बेसीज को? इसलिए रखा जाता है कि बेटे पाकिस्तान कब हमारे ऊपर युद्ध कर देगा, चाइना कब युद्ध की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। अगर ये युद्ध की प्लानिंग कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन किसको देगा, यहाँ का जो बंदा है ना हमारे देश को देगा। बात समझ में आया, यहाँ का बंदा हमारे देश में देगा। अब अमेरिका में है, अमेरिका में भी होगा तो अमेरिका में भी होगा तो हमारे देश का इन्फॉर्मेशन, यहाँ का बंदा हर एक इन्फॉर्मेशन अपने देश को देता है कि इंडिया ये करने वाला है, इंडिया ये करने वाला है, वो करने वाला है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान ये करने वाला, वो करने वाला, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन। सर पाकिस्तान का भी बंदा तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन देता होगा, हाँ यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ देता होगा। कहने का मतलब ये इंडियन टेरिटरी से बाहर होता है। कौन? ये फॉरेन एम्बेसीज। फॉरेन एम्बेसीज इंडियन टेरिटरी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? ये पाकिस्तान का घर है। बात समझ में? आप पाकिस्तान, सपोज दैट पाकिस्तान का ये बंदा आया हमारे देश में, आते ही 10 लोगों को मार करके यहाँ पर चला गया। यहाँ पर जब चला जाएगा तो इसको सज़ा कौन देगा? अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट देगी। बात समझ में आया? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले जाएगी अपने यहाँ, जेल में रखेगी और सज़ा देगी। हम यहाँ से इसको टच, अगर इंडिया के बाहर इधर कहीं घूम रहा है उसको पकड़ करके तब हम इंडिया के जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर प्रवेश कर गया तो उसको कभी पकड़ के जेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान टेरिटरी है, पाकिस्तानी टेरिटरी है। सर ये इंडियन टेरिटरी है। जैसे मान लो तुम चले गए नालायक, तुम ही चले गए हो यहाँ पर, क्या किए हो, मर्डर करके 5-6 लोगों को यहाँ पर घुस गए, तो गवर्नमेंट आपको यहाँ से पकड़ करके उठा के ज़बरदस्ती अपने देश में नहीं डाल सकती है। बात समझ में आ रहा है? अगर ज़बरदस्ती यहाँ पर ला करके जेल में नहीं रख सकती है, क्या कर सकती है? अब यहाँ पर सज़ा कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट देगी ना। हाँ सर। अब सपोज दैट अगर हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये अगर मान लो मर्डर करता है, यहाँ पर चला गया, अगर हम लोग पाकिस्तान के एरिया में हैं, पाकिस्तान पकड़ेगा, जेल में डाल देगा। बात समझ में? अगर हम यहाँ पर चले गए, अपने देश में आ गए, तो कोई माई का लाल आकर नहीं पकड़ सकता है। इसको पकड़ करके आएगा तो कौन सजा देगा इसको? क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी है। बात समझ में आया? ये इंडियन टेरिटरी है, ये इंडियन टेरिटरी नहीं है। यहाँ पर भी इंडियन टेरिटरी है। सर हर एक देशों में अपने इंडियन टेरिटरी होते हैं। हाँ बेटे, हर एक देश में इंडियन टेरिटरी है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना होता है वहीं लोग देते हैं। तो कहने का मतलब मैंने क्या बोला? फॉरेन एम्बेसीज। फॉरेन एम्बेसीज कौन है? फॉरेन एम्बेसीज हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, हमारे देश के बंदे जहाँ जहाँ पर हैं, वो हमारा फॉरेन एम्बेसीज है, वो इंडियन टेरिटरी में आता है। अच्छा सर ये इंडियन टेरिटरी में है? हाँ ये इंडियन टेरिटरी में है। हाँ लेकिन ये सर इंडियन टेरिटरी में है, पाकिस्तान का एरिया नहीं, ये इंडियन टेरिटरी में नहीं है। बात समझ में आया? ये हमारा इंडियन टेरिटरी है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा इंडियन टेरिटरी में आता है। बात समझिए सर। नेपाल, पाकिस्तान जो इसको छोड़ दिया जाए, हाँ ये सब इंडियन टेरिटरी में नहीं है। सर श्रीलंका इंडियन टेरिटरी में है? नहीं सर, श्रीलंका इंडियन टेरिटरी में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी कंट्री है, अलग सी कंट्री है। सर इसके जो मेंबर्स होंगे यहाँ पर होंगे? हाँ बेटे यहाँ पर होंगे, बहुत सारा घर बना रहता है ना, इनके भी मेंबर होंगे। हमारे देश का मेंबर यहाँ पर होगा? हाँ होगा, क्योंकि श्रीलंका कभी भी चढ़ाई कर सकता है इंडिया पे, ऐसा हालांकि करेगा नहीं। तो क्या बोलेंगे हम लोग? इंडियन टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो ये सब अपने एरिया में आएगा, ये सर एरिया में नहीं आएगा। बात समझ में आया? ये हमें क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी आल्सो इंक्लूड शिप एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। देखो नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, मतलब हमारे देश की मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे देश से जहाज़ उड़ा, ये जहाज़ उड़ा, सपोज दैट ये जहाज़ उड़ा, ये जहाज़ उड़ा, जैसे जहाज़ उड़ेगा कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। अगर पाकिस्तान में जा रहा है, जैसे ही लैंड किया, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? हाँ सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, क्योंकि ये हमारे देश का जहाज़ है। एक दूसरे से हमेशा अगर ये रनवे बनता है तो ये एयर के थ्रू जो है कि ना लॉ बने हैं, ये एयर के थ्रू जाएगा, उस अपने एरिया से रूट से जाएगा यहाँ पर लैंड करेगा। जब लैंड करेगा तो वो अपना इंडियन टेरिटरी कहलाएगा, जब तक आप पाकिस्तान के एरिया में नहीं चले जाते हो। ऐसे ही चाइना में भी है, चाइना में भी अगर जाता है एक जहाज़ दूसरे जहाज़, मतलब अपने देश से दूसरे देश में, तो वो इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत आएगा। ऑपरेटेड जितने भी ऑपरेट हो रहे हैं ना, इंडियन टेरिटरी के तहत कहलाएंगे वो लोग। देखो एम्बेसीज, कंसल्टेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिश्ड ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड,
मैंने बताया ना लोकेटेड एब्रॉड, भाई हमारे देश की जो आर्मी होगी, हमारे जो एम्बेसीज होंगे उनको प्रोटेक्ट करती होगी, या फिर हमारे देश के बंदे जाकर मान लो इजराइल में जाकर के ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, है ना, वो इंडियन टेरिटरी में उनको एक जगह मिलेगा रहने के लिए, वो इंडियन टेरिटरी कहलाएगा। बात समझ में आया? जो भी एब्रॉड में लोकेटेड है, जो भी मिलिट्री हमारे देश के बंदे जो जहाँ भी होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, इंडियन टेरिटरी कहलाएगा वो। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होते हैं। अब बताओ इंडियन टेरिटरी में ये इंक्लूड होगा क्या? नहीं। श्रीलंका इंक्लूड होगा? नहीं। WHO भी नहीं है, WHO भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमारे इंडियन टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होंगे। सर UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बेटे इंडियन टेरिटरी में नहीं होते हैं। बात समझ में आया? देखो अच्छा सर यहाँ से पाकिस्तान का बंदा आया है हमारे देश में, एक मिलिट्री फोर्स वाला है, मिलिट्री फोर्स आया है यहाँ पर रह रहा है, वो इंडियन टेरिटरी में नहीं होता है। देखो इंडियन टेरिटरी डज नॉट इंक्लूडेड एम्बेसिस मैंने बताया था, कंसल्टेंट मिलिट्री एस्टेब्लिश्ड ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। ये जो फॉरेन कंट्रीज़ के क्या हैं भाई, अब फॉरेन कंट्रीज़ के हमारे देश में आकर के क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO WHO WTO, ये सब हमारे इंडियन टेरिटरी में नहीं आते हैं। बात समझ में आया? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब भाई जो नॉर्मली हमारे देश के बंदे रहते हैं, हमारे देश में हैं, उनको नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। जैसे मान लो हम अपने देश में हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। बात समझ में आया? जैसे कोई भी बंदा है एक साल से ऊपर का रह लिया, अगर वो 1 साल से ऊपर रह लिया तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। फॉरेन का बंदा है, आया हमारे देश में, कमा रहा है, खा रहा है, खर्चा भी कर रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। सर विदेश का बंदा है, दाऊद इब्राहिम आकर के हमारे देश में कमा रहा है, खा रहा है, वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। सरकार उससे बोलोगी ना तुम हमारे देश के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ठीक है। देखो रेफर्स टू, नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। सर इंस्टीट्यूशन को टिक कर दीजिए, लो इंस्टीट्यूशन को मैंने टिक कर दिया। इंडिविजुअल को मतलब व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति होता है। कंपनी, मान लो ये कंपनी है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने बताया था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इंडिविजुअल भाई एक बंदा है, कोई व्यक्ति है, वो तो जिसको भगवान ने बनाया है। आर्टिफिशियल पर्सन एक इंसान ने बनाया उसको, वो भी पर्सन ही है। कंपनी हो गया, फर्म हो गया, ये सब इंस्टीट्यूशन। हु हैज़ ऑर्डिनरी रेजिड इन द कंट्री, बस इतना टिक करो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द कंट्री। ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब सामान्यतः वो निवासी ही कहलाएगा किसी कंट्री का। एंड हु सेंटर मतलब केंद्र। द इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब हित, वो ब्याज नहीं है बेटा, यहाँ पर हित है। आल्सो लाई इन दैट कंट्री, उसी कंट्री में उसके हित है, सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। मतलब कहने का मतलब आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। लाइज मतलब रह रहा है, लाइज इन दैट कंट्री, वो क्या है, उसी कंट्री में उसके इंटरेस्ट और छिपे हुए हैं, विद्यमान है। द रेजिडेंट लाइव मतलब जिंदा है भाई, रह रहा है। लाइव मतलब रह रहा है ना, वो निवास है, रह रहा है, रेजिडेंट कोई है, रह रहा है। और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब आप विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या कर रहे हो, ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसके अंदर कहीं भी आप रह रहे हो, सबको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट। बताया तो मैंने, अगर इस चीज़ को समझ गए अच्छे से तो समझ लो, बस काम ख़त्म। द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकता है? पैसा कमाना खाना है, तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अर्निंग एंड स्पेंडिंग फ्रॉम दैट लोकेशन मतलब उसी लोकेशन पे, मतलब अपने ही लोकेशन में। किसी भी नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब यहाँ पर बंदा है, यहीं पर कमा रहा है, खर्चा कर रहा है, अर्न कर रहा है, खर्चा कर रहा है, क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। अब हम लोग टॉपिक्स आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब
मान के चलो हमने सर्विस दिया, फैक्टर इनकम का मतलब हमने आपको एक लैंड दे दिया है, ज़मीन दे दिया है, 5 लाख रुपए की ज़मीन दे दिया है। ज़मीन देने के बाद मान के चलो उससे हम क्या कर रहे हैं, आपसे पैसा ले रहे हैं, या फिर मैंने आपको कुछ सामान दे दिया, कुछ गुड्स दे दिया, उसके बदले आपसे पैसा ले लिया। दैट इज़ माई फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब लैंड, लेबर, फैक्टर सर्विसेज, कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके जो पैसा अर्न कर रहे हैं उसको फैक्टर इनकम बोलेंगे। देखो, रिसीव refers to receive by the factor of production for rendering factor services in the production process। देखो, फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, फैक्टर सर्विसेज, ये सब दे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो भी हमने दिया रेंडरिंग सर्विसेज मतलब फैक्टर सर्विसेज दिया प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। फैक्टर सर्विसेज का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या होता है, ज़मीन। लेबर क्या होता है, ऐसे पर्सन जो स्किल्ड और अनस्किल्ड हो और वो क्या कर रहे हैं, अपना वेज दे करके पैसा अर्न करते हैं। कैपिटल मतलब कैपिटल, जो इंटरप्राइजेज है, प्रोप्राइटर है, उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वही तो कैपिटल होगा। पूरी फुल इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। इंटरप्रेन्योरशिप दोज पर्सन हु हैव टेकन हाई रिस्क फॉर हाई प्रॉफिट। कहने का मतलब आप क्या कर रहे हो, हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट के लिए क्या कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो। फैक्टर ऑफ सर्विसेज क्या चीज़ करने के लिए, जो इनकम रिसीव कर रहे हो बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, मतलब जो भी प्रोड्यूस होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, उसी से क्या करेंगे, उसको देंगे फॉर रेंडरिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी इन प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग फैक्टर ऑफ सर्विसेज दे करके गुड्स को प्रोड्यूस करके जो भी इनकम करते हैं उसको फैक्टर ऑफ इनकम बोलते हैं। यहाँ पर बिना ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस, गुड्स एंड सर्विसेज, बिना रेंडरिंग, बिना अगर ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस के अगर पैसा आता है, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम। ट्रांसफ़र ऑफ इनकम का मतलब जैसे एक बुढ़ा है, एक बुढ़े को नेशनल पेंशन मिल गया, ठीक है, बुढ़े को पेंशन मिल गया, ओल्ड एज पेंशन बोलते हैं, ये सब ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। ट्रांसफ़र इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। खाली इतना लिख लो, प्रोडक्टिव सर्विसेज रिटर्न, बस। नोट, इट इज़ अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट मतलब वन साइडेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। भाई बुढ़ा आदमी कुछ काम किया नहीं, उसको पैसा मिल गया, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, इसको बोलते हैं। विधवा औरत है बेचारी, उसको कुछ पैसा मिल गया, गवर्नमेंट ने उसको दे दिया। भाई उसको भी खाने जीने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसफ़र सर्विसेज, ट्रांसफ़र इनकम विदाउट एनी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, विदाउट एनी रेंडरिंग सर्विसेज। यहाँ पर लिखो विदाउट एनी रेंडरिंग सर्विसेज, बस इतना लिखो। ये सब फालतू चीज़ें मैंने लिख दिया क्या, लिख लो। ये डिफिनीसन असल में दिया हुआ था इतना, तो मैंने डिफिनीसन लिख दिया बुक्स में, लेकिन अगर नहीं समझ में आता, याद नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, इनकम ट्रांसफ़र इनकम रिफर्स टू रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, बस इतना, ठीक है। आपने कोई बिना प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए कुछ भी आपको पैसा मिल जाता है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब आप ऐसी इनकम रिसीव कर रहे हो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में सर्विसेज आप दे रहे हो, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो। देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कहने का मतलब आपने कुछ काम किया, उसके बदले आपको पैसा मिला। यहाँ पर बिना काम किए पैसा मिल गया, ठीक है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, refers to those which use either for consumption or investment। फाइनल गुड्स का मतलब या तो आपको कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए ले हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से रखे हो, है ना। बात समझो, ऐसे समझो, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। देखो, मैंने 5 लाख की ज़मीन, 5 लाख रुपए का
मिठाई, अरे 500 की मिठाई मैंने खरीद के लाया, ये तो 500 का हो गया। खाने के लिए लाए हो, चाहे रख करके बेचोगे, नहीं रख दिए हो तो वो सड़ रहा है, गल रहा है, वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जैसे 500 का गोल्ड सोना खरीद के लाए हो, सोना खरीद के लाए हो, या तो पहनो या तो रख दो, इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरीके से। जब भी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी उसको बेच देंगे हम लोग। ये हमारा फाइनल गुड्स हो गया, सोना फाइनल गुड्स हो गया। अब वो सोने को इंटरमीडिएट गुड्स भी कैसे बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स दोज गुड्स विच यू आइदर रीसेल फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे दूध लेकर के आए हो या सोना लेकर के आए, सोना का इतना बड़ा गोट्टी लेकर के आए हो तो उसको क्या कर रहे हो? रीसेल के पर्पज से लाए हो, चाहे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लाए हो। अब इसको ला करके प्रोड्यूस करोगे, बढ़िया बढ़िया खूब गहना बनाओगे, बना करके सेल कर दोगे। रीसेल के पर्पज से लाओ, चाहे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अभी दूध पे भी हम लोग बोलेंगे, मिल्क पे भी बोलेंगे। अभी फाइनल गुड्स का मतलब, फाइनल गुड्स दोज गुड्स विच यूज आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी सोना लेकर के आए हो, अब भाई सीधे पहनने के लिए लेकर के आए हो, पहनने के लिए लेकर के चले आए, या फिर लेकर के घर में रख दिए, स्टोर कर दिए हो, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है भाई। 5 लाख का जितना भी हम पैसा लगाएंगे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उसी को बोलेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज आइदर विच यूज आइदर फॉर रीसेल फॉर रीसेल को टिक करो, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। रीसेल का मतलब हम लोग इसको लेकर के आए, ये सब जो है कि कैप इंक वगैरह सब डाल करके रीसेल के पर्पज से लेकर के आए, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं था, लेकर के आए, इसको बनाए, बन गया, ये क्या हो गया? मार्कर बन गया। मार्कर बन गया तो मार्केट में रीसेल होगा इसका, ठीक है। या फिर इसका हम लोग लेकर के आएंगे, ये सब जो है कैप वगैरह सब लेकर के आएंगे, इसको बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसका प्रोडक्शन करेंगे, है ना। इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। यानी ये कैप जो है कि प्लास्टिक ढेर सारा लाए हैं, कैप बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, बना करके प्रोड्यूस करते हैं, ये सब लेकर के आते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं, ये सब खरीद के लेकर के आए हैं। ये इंटरमीडिएट गुड्स है। जब इसको हम बना लेंगे, बना करके प्रोडक्शन हो जाएगा इसका, बन करके मार्केट के लायक हो जाएगा, उसको बोलेंगे जो है कि प्रोडक्टिव, फर्दर प्रोड्यूस। ये हो गया फर्दर प्रोड्यूस, ये इसका फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इंटरमीडिएट गुड्स उसको बोलेंगे। बन करके रेडी हो जाएगा ये मार्कर, तो इसको फाइनल गुड्स बोलेंगे। बात समझ में आया? अब मिल्क को लेकर के आए, मिल्क क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। स्वीट बनाने के पर्पज़ से लेकर के आए हैं, लेकिन ये हमारा मिल्क क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। स्वीट बन करके रेडी हो जाएगा, उसको फाइनल गुड्स बोलेंगे, ठीक है। अब कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स का मतलब, कंजप्शन गुड्स ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फैक्शन करेगा। कंजप्शन गुड्स दोज गुड्स आर satisfied to the human wants, directly satisfied to the human wants, directly satisfied to the human wants। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जो फिक्स एसेट्स हों, लाइक एसेट्स, बिल्डिंग और ये सब सारी चीज़ें, फर्नीचर, ये सब क्या है? हमारी कैपिटल गुड्स हो जाएंगी, जिसको हम लोग जो है कि रीसेल करेंगे तो हैवी अमाउंट मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब बिल्डिंग हमारी कैपिटल गुड्स हो जाएगी। कंजप्शन गुड्स आर 4 टाइप्स: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेबल गुड्स। सर्विसेबल गुड्स का मतलब, ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? देखो हम लिखना जानते हैं, सब लिखेंगे। अब तुम लोग इसको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ये सब चीज़ें कंप्लीट करवा दे रहे हैं। नंबर 1, कंजप्शन गुड्स का मतलब क्या होता है? ये डायरेक्टली सेटिस्फाइड टू द ह्यूमन वांट्स। नंबर 1, 4 टाइप्स के कंजप्शन गुड्स होते हैं। नंबर 1 ड्यूरेबल का मतलब लंबे समय तक चलने वाला गुड्स। जैसे तुमने ले लिया है एक साइकिल, ये लंबे समय तक चलेगा। अब तुमने ले लिया एक फर्नीचर, ये भी लंबे समय तक चलेगा। ड्यूरेबल गुड्स है ना, बात समझ में आ रहा है। अब बाइक ले लिए हो, हुर कर रहे हो, ये भी लंबे समय तक चलेगा, ड्यूरेबल गुड्स हैं। अब तुमने ऐसी चीज़ें लाओ जो कि लंबे समय तक चले, मोर देन 1 ईयर से। सेमी ड्यूरेबल 1 ईयर तक चले बस, जैसा शर्ट तुमने खरीद लिया, सेमी ड्यूरेबल हो गया। शर्ट परचेज कर लिया, टी शर्ट परचेज कर लिया, 1 साल तक चलता है, हाँ मैक्सिमम 1 ईयर तक चली जाता है, ये सेमी ड्यूरेबल बोलेंगे। हाँ सेमी ड्यूरेबल। फिर नॉन ड्यूरेबल का मतलब खाए तुम गटक गए, बस सीधे खाने के बाद तुम गटक गए। जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड लेकर के आए तुरंत गटक गए, ये सब नॉन ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो
आप उसको विद इन कंजप्शन के पर्पज से लेकर के आया हो, कंज्यूमेबल पर्पज से लेकर के आया हो, तुरंत कंज्यूम करने के पर्पज से लेकर के आया हो। मोर देन 1 मंथ, मोर देन 2 डेज, 1 डेज ऐसे चलेगा, ठीक है। अब लेकर के आप ब्रेड लेकर के आए हो, मक्खन लेकर के आए हो, 1 डे या 2 डेज चलेगा, 3 डेज चलता है मक्खन, हाँ तुम 25 दिन तक चला सकते हो, नालायक हो ना। दारू लेकर के आए हो, दारू भी एक ही दिन में पी जाओगे, ठीक है। ये नॉन ड्यूरेबल हो गया। सर दारू नॉन ड्यूरेबल है, हाँ बेटे नॉन ड्यूरेबल है। तुम सर बिगड़ भी जाएगा, ख़राब भी हो जाएगा, हाँ बेटे ख़राब भी हो जाता है। सर्विसेबल गुड्स, सर्विसेबल गुड्स अब ये क्या करता है, नॉन मटेरियल गुड्स होता है। सर्विसेबल गुड्स आर नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स दोज आर सेटिस्फाइड टू द ह्यूमन वांट्स। जैसे तुम रेस्टोरेंट में चले गए, एसी का हवा लिए 500 रुपये देकर चले आए चाय पी करके, सब ये सब क्या है, एसी की जो सर्विसेज दी है ये भी गुड्स में ही आता है, बट ये सर्विसेबल गुड्स होता है, ठीक है। सर्विसेबल गुड्स, ये 4 टाइप्स के हमारे कंजप्शन गुड्स हैं। फिर कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स तुम लोग जानते ही हो, बिल्डिंग हो गया, एसेट्स हो गया, फिर लाइक एसेट्स गुड्स, है ना, इसको तुम लोग लर्न करोगे। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब हम लोग करेंगे इसके बाद कुछ NFIA नोट करेंगे हम लोग। NFIA है, कुछ टॉपिक्स हैं हम बता दे रहे हैं, तो उसको भी लर्न करना है, बढ़िया से पढ़ लेना है। देखो कैपिटल गुड्स का मतलब हम लोग सीधे कैपिटल गुड्स आर लाइक फिक्स एसेट्स गुड्स, फिक्स एसेट्स गुड्स, और ये क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, टू द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टू द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टू द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टू द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। कंजप्शन गुड्स ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, बात समझ में आया। डायरेक्टली सेटिस्फाइड टू द ह्यूमन्स वांट्स, लिख लो, डायरेक्टली सेटिस्फाइड टू द ह्यूमन वांट्स। 4 टाइप्स के कंजप्शन गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेबल गुड्स, ठीक है। सर्विस गुड्स उसको बोल सकते हो, सर्विसेज, बस सर्विसेज लिख दो बहुत है। सर्विसेबल गुड्स क्या होता है, सर्विसेबल नहीं होता, सर्विस गुड्स होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। ये सब चीज़ें हम लोग मिटा रहे हैं, सर ऊपर डस्टर है। देखो आज अभी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी पूरा मिटा दे रहे हैं, तुम लोग जूम करके देख लेना, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लाइक ए कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज रिफर्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन ये बोल सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन या एडिशनल ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमिक्स, एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक, एडिशन of the capital stock of a economy. Investment refers to capital stock of an economics, of an economy, एन होता है ये वन टाइम है ना। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी। कहने का मतलब कह सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर कह सकते हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी बिफोर
अलाउंस एंड डेप्रिसिएशन। हम लोग आते हैं डेप्रिसिएशन, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो ये क्या बोल रहा है, एडिशनल ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमिक बिफोर अलाउंस एंड डेप्रिसिएशन। इसको बोल सकते हो बिफोर मेकिंग अलाउंस, बिफोर मेकिंग अलाउंस ऐसे बोल सकते हो, बिफोर मेकिंग अलाउंस एंड डेप्रिसिएशन। ये सर अलाउंस क्या होता है और डेप्रिसिएशन? अलाउंस का मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टैक्सेस वगैरह होती है ना, वो सब जो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउंस जो होती है, अलाउड होती है कुछ चीज़ें। जो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। 10 लाख का तुम बाइक 50,000 का तुम लोग 50,000 का मान लो एक बाइक खरीद के लेकर के आए हो, जैसे ही लेकर के आओ क्या 50,000 का बेच दोगे क्या? नहीं, बिकेगा नहीं। ये भी जब भी बिकेगा 40,000 का बिकेगा, 40,000 का बिकेगा, यानी कि 10,000 क्या हो गया, 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया। 10,000 डेप्रिसिएशन घटाने के पहले, डेप्रिसिएशन के पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी बिफोर मतलब पहले। ये असल में इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे। ये हमारा असल में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ना कि ये डेप्रिसिएशन लग गया ना इस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन। इसके पहले, डेप्रिसिएशन से पहले यानी 40,000 से पहले क्या है हमारा, जो भी इन्वेस्टमेंट 50,000 की है उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब इन्वेस्टमेंट 40,000 की, ये हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होगा। नेट इन्वेस्टमेंट इसको बोलेंगे। बात समझ में आया? नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। नेट आपका मतलब होता है, नेट का मतलब होता है घटा देना, कुछ चीज़ें घटा देना। जैसे में डेप्रिसिएशन घटा देना, डेप्रिसिएशन के साथ साथ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह है वो भी घटा देना, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? पहले तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझते हैं। टैक्स का मतलब समझो पहले क्या होता है। टैक्स आर 2 टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझो, जैसे हमने क्या बोला, अगर तुम एक बंदे हो, है ना, तुम सैलरी से पैसा कमाते हो। सैलरी तुम्हारी कितनी है? 50,000 महीने की। सर इतना? हाँ बेटे इतना, 50,000। तुम जुआ खेलते हो, लो जुआ खेलते हो, 1 लाख रुपया कमा लिए, ठीक है। अब तुम शराब भी पिलाते हो सबको, उससे तुमने कमाया 50,000। ये तुम्हारा कितना हो गया? 2 लाख। पकौड़ा बेचते हो, पकौड़ा बेचे 2 लाख रुपया कमाया, 4 लाख तुमने कमा लिया टोटल। बात समझ में आया? तुमने 4 लाख जैसे ही कमाया, अब 4 लाख 2.5 लाख रुपए से ऊपर जितना तुम्हारा होता है ना, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला है आपको 2.5 लाख रुपए से ऊपर जितना कमाओगे ना, तुमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। सर पापा देते होंगे? सर बेटा 2.5 लाख रुपए से ऊपर कमाते होंगे तो पक्का देते होंगे। पूछना कभी 2.5 लाख रुपए से, हाँ हालांकि वो नहीं करते होंगे तो गवर्नमेंट खुद काट के देते होंगे। जैसे सैलरी, अब सैलरी होती है गवर्नमेंट सेक्टर में तो TDS काट करके पैसा मिलता है। बोलना तो TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये काट करके पैसा मिलता है। 4 लाख रुपए कमाते होंगे, साल भर में 5 लाख रुपए कमाते होंगे ना, तो गवर्नमेंट टैक्स काट कर देती है पैसा। हालांकि उनको पता भी नहीं होगा, अगर मालूम होगा तो बाद में पैसा मिल भी जाता है। अब अगर पापा से पूछोगे तो बता देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है आपको एकदम जोर ज़बरदस्ती आपको एक थप्पड़ में आकर मार दो डायरेक्टली। सरकार है, हम मार दिया थप्पड़ एकदम डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने थप्पड़ मारा लेकिन आपको पता भी नहीं चला। ऐसा भी होता है क्या? अरे भगवान की लाठी बेटा, भगवान की लाठी पड़ती है ना, इनडायरेक्टली पड़ता है, डायरेक्टली नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली पड़ता है उसको डायरेक्टली। बेटा बच्चा जब पैदा होता है ना, वो भी टैक्स देता है। अच्छा ये भी बात है, आप भी टैक्स देते हो? अच्छा सर हम भी देते हैं। हाँ बेटे, आपको पता भी नहीं है, आप टैक्स देते हो, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। इनफैक्ट कुछ भी करते हो ना, जितना भी काम करोगे ना, इनडायरेक्टली आपको टैक्स देना ही पड़ता है। सर कुछ भी खरीदते हो, सर दवाई खाते हो ना, सर बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा होते ही टैक्स देना शुरू कर देता है। अरे सर ऐसे कैसे होता है?
उहाँ चिल्ला रहा था तब वो टैक्स देगा? हाँ बेटे, जो सुइया भोंकी जाती है ना, उसको दवाइया जो लगाया जाता है ना, दवाइया पे टैक्स लगा रहता है। जैसे 10 रुपये का दवा है तो 10 रुपया में 2 रुपया टैक्स लगा है तो 12 रुपया, ये टैक्स गवर्नमेंट को जमा होता है। ये भी टैक्स हो गया। सर ये इनडायरेक्ट टैक्स है? हाँ यही तो इनडायरेक्ट टैक्स है। सर एक टॉफ़ी खरीदते हैं, नन्ना मुन्ना बच्चा है, पैदा होते हैं दौड़ के भाग जाता है टॉफ़ी खरीदने, वो भी टैक्स देता होगा? हाँ बेटे वो भी टैक्स देता है। 2 रुपये की टॉफ़ी किया अगर मान लो 20 रुपये की टॉफ़ी खरीदता है तो 2 रुपये टैक्स देता होगा, तो 22 रुपये का हो गया। 22 रुपया टैक्स होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पे आप लोगों को लिखा होगा 100 रुपया इंक्लूसिव ऑल टैक्स लिखा होगा। ध्यान से देखेंगे तो 10 रुपया MRP लिखा रहता है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब होता है 10 रुपया। जब ये 10 रुपया लिखा है, ऑल इंक्लूसिव ऑल टैक्स मतलब सब टैक्स इसमें जुड़ा हुआ है। बात समझ में आया? यानी कि 9 रुपया का होगा तो 1 रुपया टैक्स, तो 10 रुपया ये गवर्नमेंट के यहाँ जमा होता है। सर ये इनडायरेक्ट टैक्स है? हाँ बेटे ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कहने का मतलब इसी को बोलते हैं सर इनडायरेक्ट टैक्स? हाँ बेटे इसी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स लाइक GST बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब बीकॉम में जाओगे ना बेटे, सर ये सब पढ़ना पड़ेगा। सर डायरेक्ट टैक्स आप एकदम डायरेक्टली आपके ऊपर टैक्स लग जाता है, ठीक है। हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं यहाँ पे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये सब्सिडीज़ क्या होती है सर? जैसे तुम लोग एलपीजी गैस होती है ना, आपके पापा जो है कि 800 का खरीदते होंगे तो गवर्नमेंट 200 रुपये आपके खाते में सब्सिडी डालती है ना। 200 रुपया 300 रुपया जो भी है वॉटेवर जितना भी डालती है, 270 रुपया 50 रुपया 60 रुपये डालती है। अब तो शायद कम हो गया है, 50 100 200 रुपये जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है अब। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स की डिफिनीशन क्या होगी? इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट टू इनडायरेक्टली लेविड बाय indirect tax levied by the government to the final consumer. Tax levied by government final consumer का मतलब फाइनल कंज्यूमर के ऊपर गवर्नमेंट ने फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जो टैक्स लगाया। जैसे मान लो हम मैन्युफैक्चरर हैं ना, हम क्या है मैन्युफैक्चरर हैं, यहाँ पर एक होलसेलर है, यहाँ पर जो है कि रिटेलर है, यहाँ पर कंज्यूमर है ना। इसने 50 रुपये का सामान इसको बेचा, 50 रुपये का सामान बेचा, इसमें 40 रुपये का बेचा, 10 रुपया टैक्स लगा करके 50 रुपये का बेच दिया इसको। अब ये बेचेगा 55 रुपया में, 50 रुपये की चीज़ कितने में बेचेगा? 5 रुपया टैक्स जोड़ेगा। प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, प्रॉफिट की बात नहीं होगी ना। 5 रुपये तो 55 में बेचेगा। अब ये जाएगा 60 रुपये में। फाइनल कंज्यूमर क्या होगा? 55 प्लस 5, हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, 60 रुपये में। यानी कि टैक्स गवर्नमेंट को असल में कितना दिया गया? 5 रुपया दिया है